अगर मेरा बीमा होता तो मेरे पति मुझे मेरे ससुर का कुर्ता पहना देते और मैं कुर्ता पहनकर ठीक रहती जाती और शांति के लिए सो जाती। लेकिन जब मैं सुबह उठती तो मेरा कुर्ता बदला हुआ होता और मैं सोचती कि मेरा कुर्ता कौन बदल रहा होगा और ससुर का क्या होगा। कुर्ते में ऐसा क्या है कि मैं तुरंत ठीक हो जाता हूँ और चैन की नींद सो जाता हूँ। एक दिन कुर्ते से अलग होकर मैं कमरे में आया तो मेरे सीने में दर्द होने लगा, सिर भी भारी होने लगा। मेरी हालत भी वैसी ही थी। कमरे में पड़ी कुर्सी पर बैठ गया और सिर दर्द कम करने के लिए उंगलियों से सिर दबाने लगा, लेकिन दर्द बढ़ता ही जा रहा था। इतने में मेरे पति बाथरूम से बाहर आ गए और मुझे देखकर चिंता से बोले, तुम ठीक तो हो ना? फिर सिर पकड़कर क्यों बैठी हो? मैंने सिर हिलाकर कहा कि मुझे ही बहुत तकलीफ हो रही है, उनके सिर में दर्द हो रहा है, तो वो उठकर कमरे से बाहर चले गए। 5 मिनट बाद जब मैंने उनका कंधा छुआ तो मैंने उन्हें गले लगा लिया। ये कुर्ता था, ये लो, पहन लो, तुम ठीक हो जाओगे, तुम्हारा सर दर्द भी ठीक हो जाएगा। उसने कुर्ता मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा। मैंने कुर्ता लिया, बाथरूम में गई, कपड़े धोए, बाहर आई और बिस्तर पर लेट गई। कुर्ता पहनते ही मुझे नींद आ गई। अगले दिन जब मैं उठी तो कमरे में अकेली थी, जबकि बाहर एकदम सन्नाटा था। जब मेरी नज़र कपड़ों पर पड़ी तो मैं हैरान रह गई और अंदर से नीचे आकर खुद को गौर से देखा। मैंने दिमाग पर जोर डाला तो मुझे वो रात याद आ गई। मैंने अपने ससुर का कुर्ता पहना हुआ था, तो अब ये कुर्ता कब पहन रही हूँ? मैंने खरीदते समय का समय देखा, दोपहर होने वाली थी और मुझे एक और झटका लगा। मैं इतनी डरी हुई कैसे सो गई? ये क्या हो सकता है? वो मेरे साथ रहा है, मैंने खुद से कहा और ताज को लेने चली गई। नहाने के बाद मुझे थोड़ा सहारा मिला था, इसलिए मैंने उसे कमरे से बाहर निकाल दिया। मेरे डर की वजह से इतने समय तक कमरे में रहना बहुत अपमानजनक हो गया था। अगर वो मुझे कमरे से बाहर निकालकर शहर में ले आया, उसकी सांसें थम सी गईं। मैं बैठकर सब्जियां काट रही थी। मैं भी बैठ गई और एस की मदद करने लगी। एस ने कहा कि मुझे सब्जियां काटने दो, लेकिन मैं नहीं मानी और वहीं बैठी सब्जियां काटती रही। एस ने मेरी तबीयत के बारे में पूछा तो मैंने कहा कि अब मैं ठीक हूँ। सर को खाना खिलाया और सब्जियां काटने की स्पीड बढ़ाते हुए मैं रसोई में आकर सब्जियां भूनने लगी। सब्जियां चुनते हुए मुझे हर दृश्य पूरी तरह से दिखाई दे रहा था, क्योंकि मेरे मन में भी हर विचार एक के बाद एक पूरा हो चुका था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है और फिर मेरा कुर्ता किससे निकल रहा है। क्या वाक्य में कुछ खास था कि बीमा ठीक होगा, या सिर्फ इस कुर्ते का असर मुझ पर ही है? अरे, क्या कर रही हो बेटा? साड़ी सब्जियां जल गईं। मैंने गैस बैंड मैंने चौक की तरफ देखा और फिर सब्जियों की तरफ। आधी से ज्यादा सब्जियां जल चुकी थी। मन उलझन में था कि कहीं मेरे साथ कुछ गड़बड़ तो नहीं है। मैंने रात में अपने ससुर की कमीज क्यों पहनी और सुबह बदला क्यों लिया? यह कोई मामूली बात नहीं थी। मैंने उलझन से अपना ध्यान हटाया और एस की तरफ देखा। माँ, मुझे नहीं पता था कि अब ज्यादा सब्जियां कट जाएंगी। चिंता मत करो, मैंने घबराते हुए कहा और फिर से और सब्जियां निकलीं और काटने लगी। जब तक मैंने शुरू किया, वो सब्जियां बनाकर किचन से जा चुकी थी। जब मैं कमरे में आई, तो मोबाइल पर बिल की घंटी बज रही थी। मैंने फोन उठाया तो मेरे पति मेज के दूसरी तरफ बैठे थे। उन्होंने फोन कल के लिए रख दिया था। मैं कुर्सी पर बैठ गई। मेरे पति मेरा बहुत ख्याल रखते थे और अगर मुझे किसी चीज की जरूरत होती तो मुझे बता देते थे, और इस मामले में मैं बहुत खुशकिस्मत थी। शाम को जब मेरे पति घर आए तो सबसे पहले हालचाल पूछा और फिर सब बाहर आकर खाना खाने बैठ गए। खाना शुरू कर दिया।
खाना खाने के बाद जब मैं कमरे में आई तो आज फिर से सिर में दर्द होने लगा। मैंने दरवाजा पकड़ लिया। सिर दर्द की वजह से मेरी आंखों में पानी भी भरने लगा था। पहली बार ऐसा दर्द हुआ था जो मेरे चिल्लाने की वजह बना। फिर पतिदेव ने मुझे बिस्तर से उठाया, सहारा दिया और वही कुर्ता लाकर दिया जो बुखार में पहनने के लिए दिया करते थे। मैंने दर्द से कराहती आंखों से उसका हिलता हुआ हाथ देखा और पति के हाथ से कुर्ता लेकर बाथरूम में चली गई। कुर्ता पहनने के कुछ ही मिनटों में मेरा सिरदर्द कम होने लगा और मुझे नींद आने लगी। बिस्तर पर लेटते ही मैंने पति से हल्की पट्टी बांधने को कहा और करवट लेकर सो गई। अगले दिन भी मैंने डर के मारे आंखें खोलीं और आज फिर कोटा बदला हुआ था। हुआ ये कि मैंने गहरी सांस ली, चेहरे पर हाथ रखे और उठकर बाहर आ गई क्योंकि छुट्टी थी। ससुर जी और पति दोनों घर पर ही थे। सबको नमस्ते करके मैं भी कुर्सी पर बैठ गई। तभी ससुर जी मेरा हालचाल पूछने लगे, बेटा अब कैसी हो? मैं बता रही थी कि रात को बहुत सिर दर्द हो रहा था। ससुर जी ने परेशान स्वर में कहा और जब उन्होंने मुझे देखा तो मैंने हाँ में सिर हिलाकर सिर झुका लिया। ससुर जी अब फिर से अपने पति के साथ काम में व्यस्त हो गए थे। मैंने अपने पति की तरफ देखा और कुर्सी पर टिककर बैठ गई। मेरे विचार दिन ब दिन बदल रहे थे, लेकिन किसी भी विचार का कोई जवाब नहीं था। एक बार फिर मैंने अपने पति की तरफ देखा जो खुद से बातें कर रहे थे। उनका मन अपनी कमीज पर भटक रहा था। फिर वो जाट का था। उसके कुर्ते में ऐसा क्या था जो पति दवाई देते वक्त उसे कुर्ता दे देता था और पति खुद पढ़े लिखे होते हुए भी कुर्ते पर इतना विश्वास क्यों करता है? फिर इन सब बटनों पर विश्वास करना नादानी है, क्योंकि कमीज की हालत देखें तो वो भी उससे कम नहीं थी जो अब फटने के करीब है, पर फेंकना तो दूर, साफ करने के लिए भी इस्तेमाल नहीं हो रही थी। जब मुझे ये एहसास हुआ मैं चौक में था। सहन की तरफ देखा। सहन खाली था और ऐसे कोने में अलग चबूतरे पर खड़ा वजू कर रहा था। तुम इतनी जल्दी नमाज पढ़ने चले गए? अभी अजान भी नहीं हुई थी। अरे बेटा, उठो और नमाज पढ़ लो और हाँ, फिर खाना भी बना लो। वैसे भी सर्दियों में दिन कितने छोटे होते हैं। मैंने सिर पर दुपट्टा डालते हुए कहा और फिर कमरे के अंदर चली गई। मैं भी नमाज पढ़ने के इरादे से उठी और कमरे में चली गई। वाकई में दिन बहुत छोटे हो गए थे। मुझे इसका एहसास ही नहीं हुआ। दिन की शुरुआत मैंने गुजारिश की थी। नमाज के बाद मैं रसोई में आई और खाने की तैयारी करने लगी। मेरे पति और ससुर भी नमाज पढ़कर आ चुके थे। मैं रसोई में खड़ी थी और मेरी नजरें बाहर लॉस की तरफ थीं, दुकान हाथ में पकड़े हुए। वो मेरी तरफ आ रहे थे। रसोई में घुसे, बर्तनों की तरफ बढ़े, एक प्लेट निकाली, मेरे साथ खड़े हुए, दुकान को मैसेज किया, कुछ निकाला और प्लेट में रखा और मेरी तरफ देखा। आप तो रोज कुछ न कुछ लाते ही हो मम्मी पापा। आप क्या सोचेंगे कि मैं ही आपसे अनुरोध कर रहा हूँ? संगीत, मैंने संगीत बनाते हुए कहा, और आज स्टोव के लिए परीक्षण की तारीख नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है और ईमानदारी से कहूँ तो मैं ऐसा नहीं सोचता। प्लेट को मेरी ओर मोड़ते हुए मैंने एक चम्मच से पनीर को अपने पेट में भर लिया और इसे अपने मुंह में डाल लिया और उसने सिर हिलाया और तब तक वहीं खड़ा रहा जब तक मैंने प्लेट में चीज खत्म नहीं कर दी। मैंने उसे इशारा किया। वो कंधे उचकाकर अपने कमरे में चला गया और मैं खाने में मशरूम बन गई। माचिस जलाकर खाना जलाने के बाद सब लोग कमरे से बाहर चले गए। वो मुझे बाहर ले गए और मेरे पास आकर बैठ गए, पर मेरी वहां बैठने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मैं आराम से खाना तो खाना चाहती थी पर अपनी बहन और ससुर की मौजूदगी में मुझे वो उतना पसंद नहीं आ रहा था, इसलिए वहीं बैठ गई जहां दर्द और उदासी भरी थी। मैं बेचैनी से दर्द महसूस करता हुआ वहीं बैठा रहा और बाथरूम में जाकर अपने चेहरे पर पानी के छींटे मारे।
अब तक मुझे रोज के बुखार की वजह से उतरना शुरू हो गया था, जिससे मुझे दर्द हो रहा था, जिसके कारण मैंने जोर से सिर हिलाया और बटन जैसी आवाज में कहा, बुला रहा हूँ, क्योंकि बढ़ते सिरदर्द की वजह से मुझे लग रहा था कि मैं इसी वक्त मर जाऊंगा। मेरी आवाज सुनकर वो कमरे में आया और मुझे दीवार के सहारे खड़ा देखा तो घबरा गया। क्या हुआ है तुझे? ऐसे क्यों खड़ी है तू? तूने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोली, मैं ही जानती हूँ मुझे क्या हो रहा है, मेरा सर दर्द से फट जाएगा, भगवान के लिए डॉक्टर को बुलाओ। मैं खड़ी थी। ठीक है ठीक है, ठीक है, तू ये पहन ले, मैं कल अपने ससुर का कुर्ता डॉक्टर के पास ले जाऊंगी। उसने मुझे रोका और कहा, उठो। जाते हुए मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो अजीब आदमी था और मैं दर्द से थक रही थी। वो लेट गया और बाथरूम का दरवाजा बंद करके कुर्ता निकाला और बादल बाहर आ गया। मैंने कल डॉक्टर से सलाह ली है और उसके आते ही तुम यहाँ लेट जाओगी। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाती, उसने सफाई पूरी कर ली थी। मैंने सिर हिलाया, लाल आंखों से उसे देखा और बिस्तर पर लेट गई। अचानक मुझे अपने अस्तित्व में हल्कापन महसूस होने लगा और मैं चैन की नींद सोने लगी। मुझे लगा कि कोई मेरे पास बैठा है, फिर मेरी नींद गहरी हो गई। अगली सुबह जब मेरी आंखें खुली, तो मैं वहां अपने कुर्ते में थी, कुछ पीछे छोड़ आई थी। मैंने खुद को तसल्ली दी। अब मैं उठी और उसे कमरे से बाहर ले गई। गुजरते हुए मेरी नज़र सामने टंगे कुर्ते पर पड़ी और मैं चल पड़ा। चलते चलते मैं उड़ता हुआ आया और उनकी तरफ देखने लगा। माँ कुर्सी पर बैठी थी। वो भी मुझे देख रही थी। क्या देख रहे हो? बेटा, संगीत। संगीत। पापा, ये कुर्ता मैंने किसी जादूगर से लिया था। कोई जवाब पाने के लिए मैंने कहा, एक बार और। तभी उनकी नज़र कुर्ते पर पड़ी। मेरी बात सुनकर माँ का स्वर तीखा हो गया था। उसे उठाकर वो मेरे पास आई और मेरा कंधा पकड़कर बोली, तू भी अजीब बात मत कर। चल जो भी खा ले, फिर तैयारी कर लेना, देखना घर में कितना कुछ है। मैं गंदा हो गया हूँ, इसलिए मुझे साफ कपड़े देकर चली गई थी। मतलब कुर्ते में कोई राज है जो माँ मुझे नहीं बता रही और वो मुझे चिढ़ा रहा है। माँ के जाते ही मैंने कुर्ते को गौर से देखा पर कुछ खास नहीं मिला। कुछ खास नहीं मिला, इसलिए मुंह बनाकर घर के काम में लग गई। शाम तक घर में सबने सारे काम पूरे कर लिए थे। मैं काम में डूबी हुई कमरे में आई और कपड़े बदलकर शीशे के सामने आई तो अचानक मुझे कमरे में एक अजीब सी घुटन महसूस हुई। ऐसा होने लगा था, मैंने अपना मुंह खोला और सांस लेने की कोशिश की। सांस लेना मुश्किल हो रहा था। मैंने पत्र रखा और कमरे से बाहर आ गया और पानी का पूरा गिलास पी गया, लेकिन रात भर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। मुझे लगा कि यह सब बहुत सामान्य है सर। दिन ठंडा था। पानी में कम करने से खांसी की समस्या हो जाती है, इसीलिए मैंने अपने लिए पानी के साथ और गोंद बना ली। इससे मेरी हालत में काफी आराम मिला और साइनस पर दबाव भी थोड़ा कम हो गया। मैंने गिलास वापस रखा और बाहर आ गई। मैंने सिर पर दुपट्टा डाला। मैंने दरवाजा खोला और दोनों का अभिवादन किया, जिस पर दोनों ने समय रहते जवाब दिया, आप दोनों अपने कपड़े बदल लीजिए, मैं खाना खाने लगी। मैं अपने पति के पीछे पीछे चली गई। मैंने कहा, दोनों कमरे में जाकर अपने बगीचे के कपड़े बदल लीजिए, 5 मिनट में। खाना खत्म हो गया था पर मेरे पति अभी तक नहीं आए थे। मैं उठकर उन्हें बुलाने कमरे में गई पर वो फोन पर किसी से गुस्से में बात कर रहे थे। देखो, अगर तुमने मुझे पूरे पैसे नहीं दिए तो तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। तुम्हें नहीं पता मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगी। इतनी मेहनत करके यहाँ आई हूँ। अगर तुम मुझे ऐसे मारने को तैयार हो जाओगी तो कुछ नहीं बचेगा। फिर मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या कर रही हूँ। मैं तुम्हें जानती नहीं, इसीलिए पैसे ये इसलिए दिए जाते हैं ताकि आप किसी का ध्यान खींच सकें,
और मुझे बता सकें। मेरे पति ने गुस्से में जो कुछ कहा, उससे मैं उलझन में थी। अब वो कुछ और ही कह रहे थे। मैंने दरवाज़ा खटखटाया और मेरी तरफ देखा। अपने पति का पीला रंग देखकर मैं हैरान रह गई। मैं हैरान थी, उसमें इतना डर क्यों है? ये पहली बार था जब मैं उसके फोन पर थी। तुम बहुत देर से यहाँ खड़ी थी और तुम ऐसे बोल रही थी। अब मेरा हाथ छोड़ दो। मुझे अपनी बातों में दर्द हो रहा है। उसने खुलकर कहा कि तुम पानी वाली औरतों को इतना भी नहीं पता कि जब कोई बात कर रहा होता है तो उसे ऐसे नहीं लटकाते, और दरवाज़ा नहीं था तो मजा लो, ताकत थी। ये सब कहने के साथ ही उसकी पकड़ और मजबूत होती गई। मैं जा रही थी। मैंने भारी आंखों से अपने पति की तरफ देखा, पर बोलने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हुई क्योंकि मैं खुद अपने पति के तेवर देखकर बहुत डर गई थी। अब रोना बंद करो और खाना खाने आओ। खबरदार अगर किसी से कुछ कहा तो। जाते हुए वो अजीबोगरीब तरीके से बोला और खुद कमरे से बाहर चला गया। मैंने देखा कि मेरे पति एक तरफ मर रहे हैं और आज मसाला, संगीत, और फिर उसे छुपा दो। मैं अपने पति का फोन सुनने में व्यस्त थी। वो भी मुझे कंफ्यूज करने के लिए काफी था। आखिर कैसा पति है वो? मैं बात कर रही थी और मेरे पति अचानक इतने गुस्से में क्यों आ गए? मेरे बुखार से कुर्ते का क्या लेना देना? मैं इतनी चिड़चिड़ी क्यों हो गई? मैंने मन ही मन सोचा, सिर पकड़कर पूरी रात बिस्तर से टिकी रही। मैं यही सोच सोच कर परेशान होती रही और इस तरह हर दिन एक और परेशानी जुड़ती गई। अब रोना बंद करो और खाना खाने आओ। खबरदार अगर किसी से कुछ कहा तो। जाते हुए वो अजीबोगरीब तरीके से बोला और खुद कमरे से बाहर चला गया। मैंने देखा कि मेरे पति एक तरफ मर रहे हैं और आज मसाला, संगीत, और फिर उसे छुपा दो। मैं अपने पति का फोन सुनने में व्यस्त थी। वो भी मुझे कंफ्यूज करने के लिए काफी था। आखिर कैसा पति है वो? मैं बात कर रही थी और मेरे पति अचानक इतने गुस्से में क्यों आ गए? मेरे बुखार से कुर्ते का क्या लेना देना? मैं इतनी चिड़चिड़ी क्यों हो गई? मैंने मन ही मन सोचा, सिर पकड़कर पूरी रात बिस्तर से टिकी रही। मैं यही सोच सोच कर परेशान होती रही और इस तरह हर दिन एक और परेशानी जुड़ती गई। सुबह नाश्ते के बाद घर का काम निपटाकर फिर रात के खाने की तैयारी। ये रोज का काम था। बस एक ही रात थी, बस एक ही बात। मैं अपने बारे में सोच रही थी। भैया तो कहीं आसमान में चले गए थे। मैंने ठान लिया था कि अब घर में हो रही हर अजीबोगरीब बात के पीछे छिपे राज का पता लगाऊंगी। इसका इलाज सिर्फ एक कुर्ता था। जब तक मैं कुर्ता पहनता था, तब तक ठीक था। एक जाति थी। एक दिन एस अचानक बहुत बीमार हो गया। घर पर एस को डॉक्टर के पास ले जाने वाला कोई नहीं था। अचानक मेरे मन में कुर्ती का ख्याल आया, तो मैंने सांस को वो कुर्ता पहना दिया। अभी 10 मिनट ही बीते थे कि बाहर दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं इसे संभाल नहीं पाई, पर मेरी तबीयत और बिगड़ गई। मैं घबरा गई। कृपया मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं घबराई हुई कमरे से बाहर निकली और दरवाज़ा खोलने के लिए दौड़ी। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, मेरे ससुर और पति दौड़ते हुए मेरी तरफ आए। इस कमरे में दाखिल हुआ। मैं भी उसके पीछे पीछे गई और मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। एस का चेहरा पूरी तरह टेढ़ा हो गया था जबकि कोई हलचल नहीं थी। ससुर और पति दोनों एस को हिलाने की कोशिश कर रहे थे। तभी मैंने देखा कि मेरे पति अपनी मां को छोड़कर मेरी तरफ आए और मेरे चेहरे पर जोर से थप्पड़ मारा। उन्होंने मुझे इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि मुझे चक्कर आने लगा। थप्पड़ों की आवाज के साथ साथ मेरे कानों में कई आवाजें भी गूंज रही थी।
मेरा पति मुझे बेइज्जत कर रहा था। इसी गुस्से में उसने अपने मुंह से ऐसे शब्द कहे थे कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं गालियों के साथ साथ उन्हें सुन रही थी। वो मुझे हर राज बेशर्म औरत की बेइज्जती कर रहा था। तेरी मौत का एक कुर्ता, ये परवाना है, तूने मेरी माँ को पहनाया है। याद रखना, अगर मेरी माँ को कुछ हुआ तो मैं तेरी जान ले लूंगा। समझ गए? मैं अपनी माँ की तरफ चली गई थी। पति की धमकी से अचानक मेरा दिमाग दौड़ने लगा। मैं वहां से नजरें हटाना चाहती थी। कल ही अपने कमरे में आकर पुलिस को मदद के लिए बुलाया। मैंने कमरे का दरवाजा पहले ही बंद कर दिया था। तुम दरवाजा खोलकर बाहर भागी। कुछ ही मिनटों में पुलिस ने पूरे घर को घेर लिया था। अचानक पुलिस के डर से मेरे ससुराल वालों को भागने का मौका भी नहीं मिला, जिस वजह से वो सब पुलिस की गिरफ्त में खड़े थे। हर तरफ प्रिंस की गाड़ी की आवाज और चूजों के बुलाने की आवाज, मेरे ससुर की मुझे कोसने की आवाज, मेरे पति के मुझे डांटने की आवाज और तलाक देने की आवाज गूंज रही थी। मैं खुद को संभाले हुए कांस्टेबल के घर में खड़ी थी। मेरा वजूद कम होता जा रहा था। एस को अस्पताल ले जाया गया और मेरे ससुर पति ने कबूला और बताया कि वो मुझ पर जादू टोना करते थे। ये थे ताकि मैं जल्दी मर जाऊं, लेकिन उससे पहले मेरे पति मुझे रोज खाने में दवाइयां मिलाकर देते थे जिससे मुझे बुखार आ जाता था और मैं कुर्ता पहन लेती थी। वरना मेरे ससुर कुत्ते पर जादू कर देते थे ताकि मैं और तुम्हारा मर जाए। इन लोगों ने साड़ी की संपत्ति पर कब्जा कर लिया। ससुर और पति के समय भी उसे बराबर का साथ दिया। मेरे कुत्ते बादल को बिना किसी कारण के रात में वहां जाने के बाद कास्ट कर दिया गया था ताकि मुझे कुछ पता न चले, और जब मैंने उसके साथ कुर्ता पहना तो जादू का उल्टा असर हुआ। उन्होंने हमेशा के लिए मुझे बिस्तर पर लिटा दिया और अपने पति से तलाक लेने के बाद मैं अपने घर वापस आ गई और फिर कुछ समय बाद मुझे पता चला कि मैं मां बनने वाली हूं। मैंने अपने पति को भी इस बारे में नहीं बताया क्योंकि अगर उन्हें बड़े बच्चे के बारे में पता चलता तो मुझ पर और बच्चे पर क्या असर पड़ता, और फिर मैंने जीने का सहारा भी खो दिया क्योंकि ये मेरे लिए मुश्किल था, लेकिन मैंने खुद पर काबू कर लिया था क्योंकि अब मैं एक माँ हूँ और अपने बेटे की। मैं नहीं चाहती थी कि वो मेरे डिप्रेशन का शिकार बने, इसलिए मैंने अपना बिजनेस संभाला और अब बेटे के साथ जिंदगी गुजार रही हूँ। बच्चे के पैदा होते ही मैंने तलाक का फैसला कर लिया था। बाकी काम निपटाकर कई बार मार खाने के बावजूद मैं आजाद हो गई थी। मैं शादी के लिए तैयार नहीं थी क्योंकि रिश्ते से मेरा भरोसा उठ गया था। जैसे जैसे समय बीतता गया, एक बात मेरे लिए बिल्कुल सच होती गई, वो ये कि कल ही मेरे बेटे की शादी थी। अगर तुम्हारे बड़े पूछेंगे तो मैं उन्हें क्या बताऊंगी कि तुम उसकी गुनहगार हो और जय को उसके केक की सजा मिल रही है। उसी की वजह से वो आज अकेला है। पर कुछ भी हो जाए, मैं अपने बेटे की सेहत ऐसी बनाऊंगी कि उसे और खुद को एक इंसान बनते देखूंगी। अच्छे बुरे का फर्क सिर्फ मैं ही समझ सकती थी। क्या मैंने पुलिस को बताकर सही किया या मुझे अपने ससुराल वालों से बात करनी चाहिए थी? अगर होती भी तो क्या वो मेरी बात सुनते? क्या वो लालच में आकर मेरी बात मान लेते जैसा मेरे ससुराल वालों ने किया? अगर कल मेरी बेटी ने मुझसे मेरे बारे में कोई बड़ा सवाल पूछा तो क्या मुझे उसे सच बताकर खुश कर देना चाहिए या मुझे छोड़कर चले जाना चाहिए और उसका राज छुपाकर रखना चाहिए? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं।